Hello students, I am Rishabh, welcoming you all in my YouTube channel. So please like, share and subscribe and never forget to hit the bell icon for further and latest updates. Now let's begin. Today we are starting our first chapter of chemistry class 10, that is periodic properties and its variation. इस चैप्टर के कुछ कंटेंट हैं जैसे कि पहला नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरिएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड एग्जांपल। हमारा पहला टॉपिक है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी एलिमेंट आज तक फाउंड हुए हैं उन सबको एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन का यूज किया गया है। अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक्स में अरेंज किया गया है। उन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं। जैसे कि सबसे पहले एंशियंट ग्रीक थे और उसके बाद एंटोनी लिवोजियर थे, फिर डॉबर्नियर प्राइड का लॉ आया, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर लोथर मियर्स के एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आया, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया और उसके बाद मोजले पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्कवरीज कुछ मेन डिस्कवरीज में से एक है जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एंशियंट ग्रीक आए। उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर हैं इस अर्थ पर वो सब खाली 4 एलिमेंट्स से मिलकर ही बने हैं, जिनका नाम है अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। उसके बाद एंटोनी लिवोजियर आए। एंटोनी लिवोजियर ने एक लिस्ट बनाई 33 एलिमेंट्स की, जिनको उन्होंने फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया। उन क्लासेस का नाम है पहला हीट एंड लाइट, फिर 6 नॉन मेटल, फिर 3 गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, फिर 17 मेटल्स एंड 5 अर्थ मेटल्स। बट जब फर्दर डिस्कवरीज हुई तो इनके क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर डॉबर्नियर्स ने अपना ट्रायड लॉ दिया। इन्होंने सिमिलर एटम्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया। इन्होंने बताया कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम लोग बाकी 2 के एवरेज से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहले एग्जांपल में 3 का ग्रुप बना है, पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा आयोडीन, और ब्रोमीन का वेट निकाला गया है जो कि एक्चुअली में 79 होता है, लेकिन यहाँ पे 81.25 अप्रोक्सीमेट वेट निकल के आया है। और दूसरे केस में जो कि अल्कली मेटल्स का है, जिसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का यूज किया गया है, उसमें सोडियम का वेट निकाला गया है 23, जो कि एग्जैक्टली सेम एटॉमिक वेट है। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट ना मिलने की वजह से इनके क्लासिफिकेशन को भी कुछ रिजेक्शन पॉइंट मिले हैं। पहला पॉइंट, इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में अरेंज किया है, और दूसरा पॉइंट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो कि एक ही ग्रुप में अरेंज नहीं हो पाए। अरेंज किए भी जाते तो उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट निकल रहा था, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को एक ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लगाया जिसके हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रही थी। जिस तरीके से म्यूजिक का ऑक्टेव नोट होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी तरीके से न्यूलैंड्स ने भी एक अपना ऑक्टेव टेबल बनाई, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, जिसमें से सोडियम 8th एलिमेंट है और लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, जिसमें से सोडियम की कुछ प्रॉपर्टी लिथियम के कुछ प्रॉपर्टीज से मैच हो रही थी, लेकिन उन्होंने इन प्रॉपर्टीज के मैच होने का स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया। इनके भी कुछ रिजेक्शन पॉइंट निकल के आए, जैसे कि ये कैल्शियम के आगे नहीं बढ़ पाए और कुछ एलिमेंट्स को ये अपनी टेबल के अंदर इंक्लूड भी नहीं कर पाए, और इन्होंने ट्रांजिशनल एलिमेंट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। फिर लोथर मेयर्स ने अपना एटॉमिक वॉल्यूम कर्व थ्योरी दी। उन्होंने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाया और बताया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं उनके कर्व में। फॉर एग्जांपल, जितने भी अल्कली मेटल्स थे वो सब उस कर्व के पीक पॉइंट पर प्रेजेंट थे। इनकी डिस्कवरी को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज दी थी वो सब एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज से रिलेट करती थी, जिसका कोई भी एम्पेरिकल लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, और ऐसी वैल्यूज को रिमेम्बर करना भी डिफिकल्ट था।
फिर उसके बाद डामित्री मेंडलीफ आए। डामित्री मेंडलीफ ने सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया और एक अपना खुद का पीरियोडिक लॉ पहली बार बनाया। उन्होंने उस लॉ में बताया कि एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, और फर्दर इसी लॉ पर उन्होंने अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल भी बनाई। उनकी पीरियोडिक टेबल भी इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड है। उनकी पीरियोडिक के कुछ फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, उन्होंने अपनी रिसर्च को 33 एलिमेंट जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे उसके अकॉर्डिंग बनाया। दूसरा, उन्होंने हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन की भी स्टडी की। तीसरा, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स को भी इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपनी टेबल में कुछ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को भी प्रिडिक्ट किया, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका मैग्नीज, एका सिलिकॉन, जो कि फर्दर डिस्कवरीज में स्कैंडियम, टेक्टेनियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के फॉर्म में प्रेजेंट हुए। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में भी कुछ खामियां निकली, जिसकी वजह से इनकी पीरियोडिक टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन अल्कली और हैलोजेनिक प्रॉपर्टी को पजेस करता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को अपनी टेबल में सही पोजीशन पे प्लेस नहीं कर पाए। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। जैसा कि हम सब जानते हैं आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पीरियोडिक टेबल में इनको भी ब्लॉक्स में अरेंज नहीं कर पाए। तीसरा, एनएमएलएस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें जिन एलिमेंट्स का वेट ज्यादा था वो कुछ एलिमेंट्स के आगे प्लेस कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन और कोबाल्ट का वेट पोटेशियम एंड निकल से ज्यादा होता है, लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने आर्गन एंड कोबाल्ट को पोटेशियम एंड निकल के आगे रख दिया, और जो एलिमेंट सिमिलर थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, और जो डिसिमिलर थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। फिर आए मोज़ले। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की एटॉमिक नंबर के ऊपर और फोकस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के ऊपर। उन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बोहर्स ने एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट की, जिसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस किया, जिसमें उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई जिनका नाम पीरियड रखा, और 18 वर्टिकल कॉलम बनाए जिनका नाम ग्रुप रखा। और एलिमेंट्स के फीचर के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, रिएक्टिव मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड नॉन मेटल्स, जिसकी वजह से सेम ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में। पहला पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दूसरा और तीसरा पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 3 से 10 एंड 11 से 18 है। चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है, जिसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 19 से 36 एंड 37 से 54 है। छठा पीरियड और सातवां पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इनमें 32 एंड 32 प्लस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज करते हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग ब्रिज या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इस प्रॉपर्टी में पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें ग्रुप 1 के एलिमेंट की प्रॉपर्टी ग्रुप 2 के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कुछ मैच करती है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट या फिर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल्स कहलाता है, दूसरे ग्रुप का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, और इन दोनों ग्रुप को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। फिर थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीच में लेंथीनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज भी आती हैं। फिर 13th ग्रुप से लेके 16th ग्रुप तक पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी हर एक फैमिली होती है, जैसे कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि ये चोकिंग एंड स्टिफनेस प्रॉपर्टी पजेस करती है, एंड ऑक्सीजन
कार्बन फैमिली को कैल्कोजेन फैमिली कहते हैं क्योंकि ये और फॉर्मर होते हैं। फिर 17th ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर होते हैं और 18th ग्रुप को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, इन ग्रुप्स के नंबर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला, सिमिलैरिटी। जब हम लोग टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी उन एलिमेंट्स की सेम होती है, बस नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं 1 by 1। अब आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती हैं जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जब कभी भी एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रीअपियर होते हैं, जिसकी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। आइए देखते हैं कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहली, एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला, एटॉमिक रेडियस। किसी भी सर्कल में आप रेडियस के बारे में तो जानते ही होंगे। सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। उसी तरीके अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट वैलेंस सेल तक जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस की यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, नंबर ऑफ शेल्स। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तब एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। जब किसी भी एटम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उसी ऑर्बिट में रहने के लिए न्यूक्लियस अपनी ओर से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसको इंटर न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस इंटर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आइए पढ़ते हैं जब पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले, मूविंग अक्रॉस पीरियड। जब पीरियड वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस अपने चार्ज को बढ़ाता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। फिर मूविंग अक्रॉस ग्रुप। जब हम ग्रुप वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है और एटॉमिक साइज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस शेल तक वो इंक्रीज होती है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से रिमूव हो जाता है और वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड के। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी हम लगाएंगे किसी भी एटम पर तो उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी उस एटम की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट आईपी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मेटेलिक गैसियस आइसोलेटेड एटम रखा हुआ है
अगर हम इसमें कम एनर्जी लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल से निकलता है और मेटल पे फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ी सी एनर्जी उसको और दें तो एक और इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल से निकलता है और उसके ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसमें से फर्स्ट आईपी की पावर जो होती है वो लेस होती है, लेकिन जो सेकंड आईपी की पावर होती है वो ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका अमाउंट कम होता है और कम एनर्जी देने पर वो इजिली रिमूव हो जाता है, जिससे आईपी वैल्यू कम होती है। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी आईपी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पे अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप जाने पर क्या इफेक्ट होता है। अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि एक एक करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं अक्रॉस द पीरियड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से इंटर न्यूक्लियर फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ बाइंड करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फिर बात करते हैं मूविंग अक्रॉस द ग्रुप। ग्रुप के अकॉर्डिंग जाने पर एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। ग्रुप के अकॉर्डिंग जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है और ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है और उसकी वजह से आईपी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से ऐड होता है तो वो कुछ अमाउंट की एनर्जी को निकालता है, जिसकी वजह से वो एटम निगेटिवली चार्ज्ड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक पानी भरे ग्लास में एक बॉल डाल दें तो उसमें से उतना ही पानी निकलेगा जितना उस बॉल का मास होगा। सिमिलरली यहाँ से जो भी एनर्जी निकल रही है वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल है जो उस एटम से जुड़ रहा है। इसकी यूनिट भी आयनाइजेशन पोटेंशियल से सिमिलर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये निगेटिव में होता है क्योंकि इससे एनर्जी निकल रही है। यहाँ पे एक चीज और आप नोट करिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी रिलीज्ड के। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से जुड़ते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है और जब इलेक्ट्रॉन उस एटम से जुड़ रहा है तो उस एटम से एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एटम निगेटिवली चार्ज्ड एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाती है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि इंटर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे न्यूली इलेक्ट्रॉन्स भी उस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज जाने पे क्या चेंजेस होते हैं। मूविंग अक्रॉस पीरियड। जब हम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड एक एक करके बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की टेंडेंसी उस एटम में बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है।
फिर मूविंग अक्रॉस ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। अक्रॉस द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अगर वो उससे कंबाइंड होता है और कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्स के, मतलब जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उस एटम में होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पेयर उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे कुछ फर्दर एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनकी En वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सोडियम एलिमेंट है जिसकी En वैल्यू 0.9 है और एक क्लोरीन एलिमेंट है जिसकी En वैल्यू 3.0 है। जब सोडियम क्लोरीन से अटैच होता है और कंपाउंड बनाता है तो क्लोरीन की En वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसमें क्लोरीन अपना खुद का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें क्लोरीन की En वैल्यू दोनों तरफ इक्वल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी क्लोरीन एटम की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो बीच में है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में लग रहा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर उस एटम के लिए कम हो जाती है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी उस एटम के लिए बढ़ जाती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मूविंग अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले मूविंग अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियड वाइज बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर उससे जुड़ता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर जब ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाती है और लेस अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो भी होते हैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है अपने वैलेंस शेल से तो उसे मेटल कहा जाता है, और जब कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने वैलेंस शेल में तो उसे नॉन मेटल कहा जाता है। इसी से उस एटम की मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। अब देखते हैं कौन से फैक्टर मेटेलिक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आईपी पावर कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाता है। अब देखते हैं कौन से फैक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने पर आईपी वैल्यू बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा पावर देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की बजाय गेन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंटर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाती है। अब देखते हैं मूविंग अक्रॉस द ग्रुप एंड पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है। जब हम पीरियड वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम ग्रुप वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए पावर कम लगती है। अब हम देखते हैं
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में मूविंग अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप क्या इफेक्ट होता है। जब हम पीरियड वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब हम ग्रुप वाइज बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।